हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के सेक्शन 151 में जो कमिश्नर को अप्रूवल देना होता है उसके महत्व को लेकर के है, उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के है। प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीआईटी की एफ बेंच के सामने एक इशू था कि यदि अप्रूवल देते वक्त कमिश्नर इस चीज का भी ध्यान नहीं रखता कि एसएससी का ऑलरेडी असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हुआ है या नहीं हुआ, और अपने अप्रूवल में यह मेंशन करता है कि एसएससी का फर्स्ट टाइम असेसमेंट होने जा रहा है, जबकि ऑलरेडी एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुका है। तो क्या ऐसे केसेस में इरोनियस फैक्ट्स के आधार पर सारी असेसमेंट को क्वेश किया जा सकता है? यही इशू ट्रिब्यूनल ने अपने एक केस नोवा फ्रेमवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। यह इशू 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 63 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2008-9 का था। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और असेसमेंट कंप्लीट की गई। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है वो बोरोड सेटिस्फेक्शन पर है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पर है, और असेसिंग ऑफिसर ने इस नोटिस को इशू करने से पहले जो बेसिक इंक्वायरी होती है वो भी नहीं की। असेसिंग ऑफिसर का यह भी कहना था कि जो असेसमेंट रीओपन किया गया वो इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, वो कुछ हैंड रिटन नोट्स के आधार पर किया गया जो एसएससी को असेसमेंट के दौरान प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन सीआईटी अपील ने एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया, और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 148 का जो प्रोविजन है वो रेवेन्यू के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो कि स्पेयरिंगली यूज किया जाना चाहिए और सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही इशू किया जाना चाहिए। सबसे पहले ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जब कमिश्नर ने अप्रूवल दिया तो उस अप्रूवल के अंदर ये नोटिंग थी कि एसएससी का ये फर्स्ट टाइम असेसमेंट होने जा रहा है, जबकि प्रेजेंट केस में फैक्ट्स ये थे कि एसएससी का ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुका था। तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि कमिश्नर ने प्रेजेंट केस में इतना तक एग्जामिन नहीं किया रिकॉर्ड से कि ऑलरेडी असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे केस में प्रेजेंट केस में ये एक चेंज ऑफ ओपिनियन का केस है भी या नहीं, यही डिटरमिन नहीं किया जा सकता अप्रूवल से। तो ऐसे केस में एक ऐसी असेसमेंट जो कि खाली इरोनियस फैक्ट्स के आधार पर की गई वो असेसमेंट बैड इन लॉ है। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट को रीओपन किया गया वो बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर किया गया, और जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स थे जो कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे जिसके आधार पर एडिशन किया गया वो ना तो एसएससी को असेसमेंट के दौरान अवेलेबल कराया गया और ना ही रेवेन्यू इवन ट्रिब्यूनल के सामने उस मटेरियल को प्रोड्यूस कर पाया। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर के पास वो मटेरियल था या नहीं, यही चीज डाउटफुल है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को खाली इस आधार पर क्वेश किया कि जो कमिश्नर ने अप्रूवल दिया है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए वो इरोनियस फैक्ट्स के आधार पर दिया है, और ऐसे केस में उस अप्रूवल को मैकेनिकल कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स में ये देखा गया है कि असेसिंग ऑफिसर ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जेके एंड ड्राइवशाफ्ट इंडिया लिमिटेड को फॉलो करते, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स एसएससी को प्रोवाइड नहीं कराए जाते, एसएससी को जो स्टेटमेंट्स पे रिलाई किया जाता है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती, और क्रॉस एग्जामिनेशन तो एक बहुत दूर की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर जो नोटिस का बेसिस है वही गलत है, क्योंकि नोटिस को इशू करने के लिए या तो रीजन टू बिलीव होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट होना चाहिए। तो जब तक जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है उस इंफॉर्मेशन को ही असेसिंग ऑफिसर ने एग्जामिन नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो नोटिस वाइड एन इश्यू है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नोवा फ्रेमवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 63 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।